हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो जियोग्राफी का सेकंड चैप्टर आपके सामने होगा आज। सिक्स क्लास का सेकंड चैप्टर। ज़्यादा देरी न करते हुए तो थोड़ी सी मैं कह दूं कि जीके की जंग अमित सर के संग जो मेरा बैच है वो मेरा फ्री ही है, ऑन यूट्यूब पर ही है। और कोई दिक्कत नहीं है, कैसी भी कोई दिक्कत आए एनालिसिस के समय या किसी बच्चे को समझ में नहीं आता कोई टॉपिक, इन कमेंट मुझे करके बताए कि सर ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आई, तो अगली नेक्स्ट क्लास में आपको मैं प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करके बता दूंगा। ठीक है, तो सीधे चलते हैं पीपीटी पर और फर्स्ट स्लाइड आपके सामने है। सी टैट, सुपर टैट, जो भी बच्चा इन पेपरों की तैयारी कर रहा है, जीके के पोर्शन का, जियोग्राफी, जिस बच्चे पर एसएसटी है, सी टैट के अंतर्गत ये एसएसटी के माध्यम से जो जीके पढ़ना चाहता है, या हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो या पॉलिटी हो, इन चीज़ों पढ़ना, इन सब्जेक्टों को डीपली तरीके से पढ़ना चाहता है और पास होना चाहता है 101%। मेरे इस बैच के बाद हर बच्चा जीके में कभी भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई शिकायत नहीं मिलेगी और मार नहीं खाएगा। सेकंड चैप्टर है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, ग्लोब, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये आपके ग्लोब है, ठीक है, और ये मैप में दर्शा रखा है मैंने सारा सिस्टम। ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड फर्स्ट आप जो सामने है कि आज हम इस कक्षा में, इस क्लास में जो होगी, आज हम कौन कौन से टॉपिकों को पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिकों को डिस्कशन होगा हमारे और आपके बीच में। ठीक है, आज क्या सीखेंगे, व्हाट यू विल लर्न टुडे इन दिस क्लास। अक्षांश एवं देशांतर क्या है, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस क्या होती हैं, प्रमुख यामोत्तर और समय क्षेत्र, मेजर मेरिडियन एंड टाइम जोन्स पढ़ेंगे आप। ठीक है, भारत का मानक समय, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, ये सभी टॉपिक आपके आज क्लास में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये जो देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं, ठीक है, काल्पनिक रेखाएं, कोई खिंची नहीं है, काल्पनिक रेखाएं। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आपका ग्लोब, कि ग्लोब क्या चीज है। मैंने पहले दिखाया भी है, ये ग्लोब आपके सामने दिख भी रहा होगा कि ये ऐसा ग्लोब होता है। आप एक प्रैक्टिकल के लिए ग्लोब लेके रख सकते हो, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ग्लोब पढ़ेंगे हम सबसे पहले कि ग्लोब क्या है और क्या चीज है। सीधा चलते हैं हम ग्लोब पर। तो ग्लोब हमारी पृथ्वी का एक छोटा मॉडल है। ग्लोब को दो पीवट के बीच में लगा दिया जाता है ताकि यह एक अक्ष के चारों ओर घूम सके। ग्लोब अलग अलग आकार में आते हैं। धरती के बारे में अध्ययन करने में ग्लोब से बहुत मदद मिलती है। जो एक ग्लोब है, इससे प्रैक्टिकली मतलब जैसे आप अपने पास रखोगे तो काफी अच्छी नॉलेज मिल जाती है आपको हर चीज को लेकर के, चाहे वो किसी देश को या समुद्र को, या सी जो होते हैं हमारे, या कॉन्टिनेंट जानना हो, या कोई भी आपको सी जानना हो, तो इस ग्लोब के माध्यम से आप देख सकते हो घुमा करके। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा ये सभी समुद्र हैं। ये आपका इधर भारत दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये आपके इंडोनेशिया वगैरह, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ये अफ्रीका है, हो जाएगा आपका, ठीक है, और ये आपका पूरा एशिया, ऊपर रसिया हो जाता है, ये आपके समुद्र हैं। ठीक है, इंडियन ओशियन आपको सामने, ठीक है, पैसिफिक हो जाएगा इधर। तो ये सारी चीजें नॉर्मली तरीके से प्रैक्टिकली समझ में आ जाता है, माइंड में हो जाती है, हाँ भी ये चीज यहाँ पर स्थित है और ये चीज यहाँ पर है। ठीक है, ये ग्लोब को बहुत फायदे हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, पोल क्या है। ठीक है, पोल पृथ्वी की ऊपरी और निचले भाग को ध्रुव कहते हैं। ऊपरी भाग को उत्तरी ध्रुव और निचले भाग को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, ये जो ध्रुव है आपका, ये ऊपरा, एक मिनट इसको मैं रफ कर देता हूँ। हम्म, ये देखो, ये जो ऊपर दिख रहा है ये उत्तरी ध्रुव, ये आपका दक्षिणी ध्रुव। कहने का मतलब है इंग्लिश में नॉर्थ है, नॉर्थ पोल, और इसमें साउथ पोल। ठीक है मेरे भाई, ये साउथ पोल हो जाता है आपके सामने। तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि नॉर्थ पोल ऊपर है और साउथ पोल नीचे है। बस ये कहने का मतलब है इसका। तो पृथ्वी के ऊपरी और निचले भाग को ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। ऊपरी भाग को उत्तरी ध्रुव, निचले भाग को दक्षिणी ध्रुव, सिंपल है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइंस, ये इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा खींची गई है, मतलब ठीक है, मैप के अंदर, ग्लोब के अंदर, ये सभी ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर खींच दिए, नहीं नहीं नहीं, ये काल्पनिक रेखाएं जिनसे हमें पता चलता है, ठीक है, कौन कहां पर, किस देश, कौन की स्थिति, क्या चीज है, ये सारी चीजें। ठीक है, विषुवत रेखा, इक्वेटर्स, पृथ्वी की सतह के बीच से एक काल्पनिक रेखा गुजरती है। कैसी काल्पनिक रेखा, जैसे मैंने बताया, इस रेखा को विषुवत रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। ये जो रेखा है, ये जो नीचे देख रही है ना आपको, ये बीच में, ठीक है, ये क्या है, एक विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइंस है, जिसको शून्य या 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है। ठीक है, मैं बता दूंगा
क्या क्या चीज है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो, सब चीज को क्लियर कर दूंगा। यह रेखा पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटती है। उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिणी वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। इसमें देख लो, मैं बता दूं आपको, जैसे कि ये लाइन बीच में है, ठीक है, ये आपके सामने ये लाइन है, इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, इसके नीचे ये दक्षिणी गोलार्ध है। कहने का भाव यही है इसका, जो मैंने दिया हुआ है। अब पढ़ते हैं हम, सबसे पहला पॉइंट है अक्षांश क्या है। अक्षांश को हम समानांतर रेखा भी कहते हैं। क्या? लेटिट्यूड को पैरेलल लाइंस भी कहा जाता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर की सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समानांतर रेखाएं कहते हैं। अक्षांश को डिग्री में मापा जाता है। कहने के मतलब ये हो गया। एक और मैप होगा, ये रहा, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आपको क्लियर अच्छे से हो जाए कि क्या कह रहे हैं हम, क्या कहना चाहता हूं मैं। इन्होंने बोला है जो इक्वेटर लाइंस है ये, हाँ, ये जो 0 डिग्री लाइन है, इसके जो सभी लाइन होंगी, ये यहां से लेकर और यहां तक 90 है। कितनी? 90। तो इसके जो भी 1 2 3 4 5 ऐसे खिंचती जो 90 तक जाती है जो लाइन, वो सभी पैरेलल है इसके, इसके सभी समानांतर है। कहने का मतलब ये था उसमें, ठीक है। ये जो समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समांतर रेखा कहा जाता है और अक्षांश को डिग्री या अंश में मापा जाता है। अब अक्षांश की डिग्री क्या है? विषुवत रेखा को, एक मिनट रफ कर दूं, हाँ, जो विषुवत रेखा को 0 डिग्री अक्षांश माना गया है। विषुवत रेखा 0 डिग्री, मैंने बताया ना, जो बीच में, वो बीच जो दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, उसको, ठीक है। विषुवत रेखा से किसी भी ध्रुव तक की दूरी उस वृत्त का 1/4 होगी, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि विषुवत रेखा की जो 0 डिग्री अक्षांश माना गया है, विषुवत रेखा से किसी भी ध्रुव तक, किसी भी ध्रुव तक, ध्रुव ये है आपका, ठीक है, नॉर्थ पोल जो बोल रहा है, ठीक है, किसी भी ध्रुव तक दूरी उस वृत्त की 1/4 होगी, 1/4 भाग होगी, जो पृथ्वी के चारों ओर से जाएगी, चारों तरफ से जाएगी, ठीक है। कोई भी हिस्सा, पृथ्वी गोल है, चपटी है थोड़ी सी पर लेकिन गोल है, ठीक है। इस विषुवत रेखा से ध्रुवों तक की दूरी 360 का 1/4 यानी 90 डिग्री होगी, ठीक है। 1/4 हो गया ना हिस्सा, तो 90 डिग्री होगा 360 का। तो इसे तरह, क्या इस तरह से उत्तरी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री उत्तर होगा और दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री दक्षिण होगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। छोटा सा पॉइंट है, दोबारा पढ़ लेना, दोबारा जिसके समझ में नहीं दोबारा क्लास देख लेना, ठीक है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री, विषुवत वृत्त 0 डिग्री जो है, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री, ये, ठीक है। एक मिनट कलर चेंज कर लो अगर आपको दिख ना रहा हो, ये, ठीक है मेरे भाई। रब करके, कोई नहीं, रब करके आ जाएगा, थोड़ा समझ में कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। हाँ, ये जो बोला है विषुवत वृत्त, ये 0 है और ये उत्तर से उत्तर डिग्री 90 डिग्री तथा उत्तर दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 अक्षांश रेखाएं और हैं, जैसे कि उत्तरी ध्रुव ये है, दक्षिण ध्रुव ये है और ये आपकी 0 डिग्री मैंने करा दी है। इसके अतिरिक्त 4 डिग्री 4 रेखाएं और हैं। कौन कौन सी है? करक रेखा, मोस्ट इंपोर्टेंट है करक रेखा। करक रेखा जो कि आपकी ये रही, इसके ऊपर उत्तर की तरफ, उत्तरी ध्रुव की तरफ 23.5 डिग्री पर करक रेखा आपकी स्थित है, ठीक है। सेकंड है आपकी मकर रेखा, जो नीचे की तरफ है। ब्लैक कलर ले लेता हूं, ये जो है आपको जो दिख रही है ना, ये 23.5 डिग्री पर आपकी ये स्थित है। कौन सी? मकर रेखा, ठीक है। करक रेखा ऊपर उत्तर की तरफ, मकर रेखा नीचे दक्षिण की तरफ, ठीक है। और क्या कह रहा है? और उत्तर ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री, जो उत्तर ध्रुव वृत्त है ये, और लिख भी रखा है, मैप में क्लियर कर रखा है मैंने, 66.5 डिग्री है और दक्षिण ध्रुव वृत्त आपका नीचे है दक्षिण की तरफ, ठीक है। आशा करता हूँ इस चीज लाइन इनकी, इनको पूछता है एग्जामिनर, पूछेगा कि कौन सा ध्रुव किस तरफ स्थित है, या कर्क रेखा किस ध्रुव की किस तरफ स्थित है, उत्तर ध्रुव की तरफ है या दक्षिण ध्रुव की तरफ है, ये सारी चीजें पूछ लेगा, उलझन सी में डाल देगा। तब तक आप इनको पढ़ोगे नहीं, रिवीजन नहीं करोगे और क्लियर नहीं करते चलोगे ना टॉपिक वाइज, तो आपके समझ में नहीं आएगी भाई क्या बोल गए, क्या क्या गए, ठीक है। फंसोगे नहीं, कुल मिला के ये है। इसके बाद मैं क्वेश्चन करा दूंगा आपको, फिर आपको रिवीजन टाइम पर रिवीजन करवाऊंगा अच्छे एसिड एनालिसिस कर करके। तो नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर, सॉरी। पृथ्वी के ताप कटिबंध, पृथ्वी के ताप कटिबंध का मतलब अर्थ हीट जोन कौन कौन सी है हमारे अर्थ पर, पृथ्वी पर, ठीक है, ठीक है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की, अब देखो
थोड़ा मैं समझा देता हूँ आपको। इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको कोई समस्या न आए। आशा करता हूँ अब थोड़ा समझ में आएगी बातें। हाँ, ये लो, ठीक है मेरे भाई। यस, ये क्या बोल रहे थे वो कि करक रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध। ये मैं आपको दिखा देता हूँ किस किस की बात की है। ये आपकी मकर रेखा है। क्या है? मकर रेखा। ये आपकी करक रेखा है। ठीक है, करक रेखा, मकर रेखा, गूगल सर्च मार लो इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसके बीच की बात हुई है यहाँ पर। ठीक है, इसमें इस वाले क्षेत्र की, पूरे की कर्क रेखा 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री नीचे, ये पूरे एरिया की बात कर रहा है वो। ठीक है, कि एक बार दोपहर में, मतलब सूर्य वर्ष में, पूरे वर्ष में एक बार ऐसी जगह आती है जहां पर सिर के ऊपर सिर के ऊपर सूर्य होता है और हमारी जो छाया हमारे प्रॉपर नीचे होती है। कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, और यह क्षेत्र कौन सा होता है? उष्ण कटिबंध। इसमें लिखा भी हुआ है, ये लिखा हुआ उष्ण कटिबंधी क्षेत्र यह होता है। नेक्स्ट है आपका करक रेखा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सूर्य सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है। ये का मतलब है कि ये तो आप जान चुके हो इस एरिया को, इसको रफ कर देते हैं। ये रफ हुआ और ब्लैक लिया। अब जो इसकी इस एरिया की बात हो रही है यहाँ पर, इस एरिया की, ठीक है मेरे भाई, ये जो एरिया है इसकी बात हो रही है। ये अक्षांश रेखाएं बात हो रही है, अक्षांश जो पैरेलल है उन रेखाओं की बात हो रही है। ठीक है, दोपहर के सूर्य कभी भी, ये मैंने पढ़ चुके हैं, तो तिरछी होती है सूर्य इस समय। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में करक रेखा तथा उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त जो मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। यहाँ पर सूर्य की किरणें तेज होती हैं तो उष्ण कटिबंधीय मौसम रहता है। अब यहाँ पर थोड़ी तिरछी हो जाती है सूर्य की किरणें, तो कर्क रेखा से उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच में और मकर रेखा से दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच में कैसा मौसम होता है आपका? शीतोष्ण कटिबंध। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे, इसलिए मैं इस टॉपिक को क्लियर कर रहा हूं मेरे भाई। ठीक है, इसको रफ कर दूं, आपको दिखना चाहिए कि कौन सा उष्ण कौन सा शीतोष्ण है। ठीक है, ये दिख रहा, ये उत्तर शीतोष्ण कटिबंध, ये दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, कहां से कहां से? 23.5 डिग्री से 66.5, 23.5 डिग्री से 66.5। ठीक है, और मैं बता दूं आपको, नेक्स्ट पॉइंट आपका तीसरा ये रहा, ये दो हो गए, और फर्स्ट ये था आपका। ठीक है मेरे भाई, ध्रुव वृत्त और ध्रुव के बीच वाले क्षेत्र। अब होती है यहाँ पर बात ध्रुव की। ये ध्रुव वृत्त है, पेन ले लो, ये जो ध्रुव वृत्त है इसकी और इस ध्रुव के बीच ये वाला क्षेत्र। ठीक है, ये वाला सूर्य की किरण अत्यधिक तिरछी हो जाती है, अब और तिरछी हो जाती है, इसलिए इन क्षेत्रों में सूर्य के कभी भी क्षितिज से बहुत ऊपर नहीं दिखता। इसलिए इस भाग में तापमान बहुत कम होता है। इस भाग में शीत कटिबंध कोल्ड जोन होती है। कौन सी? कोल्ड जोन। ठीक है, कौन सा जोन होता है? कोल्ड जोन। हमेशा यहाँ पर बर्फ रहती है, हमेशा। तो आपको पता होगी, लग गई होगी कि कौन सा उष्ण कटिबंध है और कौन सा शीतोष्ण कटिबंध है, कौन सा शीत कटिबंध है। आशा करता हूँ ये आपको बातें समझ में आ गई होंगी खूब अच्छे तरीके से। सारी रेखाएं, काल्पनिक जो रेखाएं हैं, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब आता है आपका देशांतर। क्या है? लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब आएंगे आपकी देशांतर जो कि इस प्रकार से है। मैं दिखा दूं एक बार आपको नजर मार के, ये आपकी देशांतर है। ठीक है मेरे भाई, लॉन्गिट्यूड। ऐसे अक्षांश जो पैरेलल है लेटीट्यूड, इंग्लिश में लोटकी, और देशांतर जो लॉन्गिट्यूड बस। ये आपकी क्या है? सभी क्या है आपकी? पेन ले लूं,
देशांतर लॉन्गिट्यूड है। तो पढ़ते हैं देशांतर लॉन्गिट्यूड के बारे में। एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर या देशांतरी यमोत्तर कहते हैं। अब समझ लेना वहां पर क्या था और यहाँ पर अंतर मैं बता दूंगा। देशांतर, ये देशांतर रेखाएं और इनको दमोश यमोत्तर कहा जाता है। और ये जो ध्रुव की तरफ जा रही हैं ये सभी आपको दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। इसी प्रकार से ध्रुव पर बढ़ जाती हैं। और आपको प्रैक्टिकली मैं समझा रहा हूँ, अक्षांश के ठीक उलट, अक्षांश जो पैरेलल उसके उलट हर देशांतर रेखा की लंबाई समान होती है, ठीक है। इनकी समान लंबाई होती है, एक बराबर होती है, सब समान लंबाई पर टिकी हुई है। मतलब कि काल्पनिक रेखाएं हैं जो ठीक है, ये कहने का भाव है। इसलिए सभी सभी देशों की सहमति से ग्रीनविच से होकर गुजरने वाले देशांतर को 0 डिग्री कहा गया है। कि ग्रीन मतलब कि सभी देशों का एक यूनियन बैठी, संगठन बैठा, तो उन्होंने यहाँ पर जो बीच में दे रखा है ग्रीनविच, जो ये है, ये जो है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इसको प्रमुख यमोत्तर रेखा कहा जाता है। यह ग्रीनविच जो कि ब्रिटिश या ब्रिटेन या इंग्लैंड के बीच में ये क्षेत्र है, वहां से होकर गुजरती है, इसलिए वहां से GMT नाम दिया गया है, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। थोड़ा देख लेना क्या है इसका फुल फॉर्म। आई थिंक मैं कंफ्यूज में हूँ, जहाँ तक है मैंने सही बताया होगा आपको, ठीक है। GMT का मतलब होता है, मतलब कि जो ये लाइन है इसको GMT बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। जोन जो है, तो थोड़ा सा और पढ़ते हैं। 0 डिग्री हो गया। और ग्रीनविच में ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी के रहने के कारण ऐसा संभव हो पाया। 0 डिग्री देशांतर को प्रमुख यमोत्तर, ये यहाँ जगह देख लेना, वहां 0 डिग्री अक्षांश थी, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश जिसको विषुवत वृत्त कहा गया, जिसको इक्वेटर कहा गया, वो अक्षांश थी। यहाँ पर देशांतर है। 0 डिग्री देशांतर को प्रमुख यमोत्तर भी कहते हैं। प्रमुख यमोत्तर प्रमुख देशांतर के पूर्व की तरफ पृथ्वी को 180 डिग्री में बांटा गया है। कहने का भाव यह है कि ये जो 0 डिग्री है इसके पूर्व में इधर है और पश्चिम इधर है, इसको 180 डिग्री इधर बांटा है और 180 डिग्री इंडिया बांटा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझा रहा हूँ। ऐसा पश्चिम, यहाँ क्यों इतना स्लो समझा रहा हूँ, क्योंकि आपका ये टॉपिक क्लियर हो, ठीक है। ऐसा पश्चिम की तरफ भी किया गया है, 180 डिग्री पूर्व, 180 डिग्री पश्चिम देशांतर, दोनों ही एक ही रेखा पर पड़ते हैं। दोनों ही देशांतर पृथ्वी के 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। जो रेखा है देशांतर रेखा के अंतर्गत पृथ्वी को 2 बराबर में बांटती है। ऐसी अक्षांश जो इक्वेटर है वो भी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में बांटती है। आशा करता हूँ इसी समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने यही है। उसके बाद ठीक है, ये रही, इसको रफ करता हूँ, ये लो भाई। और बताओ, अब अक्षांश और देशांतर की मदद से हम पृथ्वी पर किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगा सकते हैं कि हमारा भारत कहाँ पर है, किस जगह पर है, किस डिग्री पर स्थित है। ये सारी चीजें हम पता लगा सकते हैं अक्षांश और देशांतर काल्पनिक रेखाओं के माध्यम से। जब हम कहते हैं कि दिल्ली 28 डिग्री उत्तर में है, तो इससे केवल यह पता चलता है कि दिल्ली उत्तरी गोलार्ध में 28 डिग्री के अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। यही मतलब था। अब देशांतर और समय, हम लॉन्गिट्यूड एंड टाइम के बारे में जानेंगे कि ये चीज क्या है। हमें समय के बारे में कैसे पता चलता है, कौन से देश में किस समय क्या समय हो रहा है, ये सारी चीजें कैसे जान सकते हैं। ये सारी चीजें आज मैं पूरा तरीके से समझा दूंगा। सिंपल है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार घूमने में लगभग 24 घंटा लगाती है। अपना जो घूर्णन करती है पृथ्वी, जो एक तो परिक्रमण करती है, 365 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है। 365.6 घंटे, ठीक है, पूरा बता दिया मैंने, ठीक है। लेकिन जब घूर्णन होता है, जो खुद अपने अक्ष पर घूमती है, ठीक है, जैसे मैंने जियोग्राफी में बताया, तो वो बात हो रही है यहाँ पर। तो क्या अपने अक्ष पर अपना घूर्णन करने में वो 24 घंटे लगाती है। इसलिए सूर्योदय और सूर्य रात सुबह और शाम होती है। मतलब कि जो घूर्णन करना है पृथ्वी का, जो घूर्णन है अपने अक्ष पर, तो उसी की वजह से दिन और रात होती है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किसकी वजह से होते हैं, घूर्णन की वजह से दिन और रात का पता चलता है, ठीक है, होते हैं। और जब सूर्य बिल्कुल सिर के ऊपर होता है, जब सूर्य बिल्कुल सिर के ऊपर होता है तो दोपहर होती है। इस समय दोपहर के 12 बजते हैं। और जब सूर्य हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है तो इस समय इससे सबसे छोटी छाया बनती है, ठीक है। लेकिन जब हम पृथ्वी के पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं, तो आसमान में सूर्य की वस्तु स्थिति बदलती रहती है, ठीक है। इसलिए जब भारत में दोपहर होती है तो इंग्लैंड में कुछ समय और होता है,
वहां का समय और है, ठीक है। ये सभी इस चीज को मैं बता दूंगा। इन्हीं भिन्नताओं के कारण लोगों को एक मानक समय की जरूरत महसूस होने लगी। आपने पढ़ा है कि प्रमुख देशांतर ग्रीनविच से गुजरती है, जो कि ब्रिटेन इंग्लैंड में है। इसलिए अलग अलग देशों में मानक समय निर्धारण ग्रीनविच से संदर्भ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारे भारत का समय है। एक थोड़ा सा मैंने यहाँ कैलकुलेट सिस्टम बताया, बहुत ही आसानी हो जाएगी कि आप कैसे समय को निकाल सकते हो किसी भी देश का। ठीक है, मैं बता दूंगा अभी। समय की गणना कैसे करें, कैलकुलेशन ऑफ टाइम डिफरेंट टाइम जोन्स, ठीक है। डिग्री की कुल संख्या कितनी है हमारी, 360 डिग्री है, ठीक है। किसकी है 360 डिग्री, देशांतर रेखाओं की। एक बात और मैं बता दूं, 180 डिग्री प्लस में 180 डिग्री कितना होता है, 360, टोटल 360 हो गई, ठीक है। और ये होगी आपकी क्या, लॉन्गिट्यूड। अब आती है लेटीट्यूड, ये तो होगी लॉन्गिट्यूड। और अब आता है लेटीट्यूड। लेटीट्यूड होकर 90 प्लस में 90 इज इक्वल टू 180। और ये 90 को एक ही रेखा स्थापित किया गया है कहीं किसी किसी एनसीईआरटी बुक में, तो 179 भी आपका हो जाता है। ये बात ध्यान रखना, पढ़ लेना, ठीक है। ताकि कल कलान का कहने लगो कि आपने तो 180 बताई थी, 180 बताई थी, तो 179 कैसे है, ठीक है। ये चीज आप देख लेना। अब पढ़ते हैं हम डिग्री की कुल संख्या, देशांतर रेखाओं की कुल कितनी है, 360 डिग्री, 360 रेखाएं। अब दिन में घंटों की कुल संख्या कितनी है, 24, ठीक है। ये सब चीज 1 मिनट में दोबारा बता दूंगा, टेंशन मत लो, इसको नोट कर लेना, ये जो मैंने बताया, ठीक है। हाँ, डिग्री की कुल संख्या 360 है, दिन में घंटे की कुल संख्या कितनी है, 24 घंटे की, ठीक है। इसलिए प्रति घंटे डिग्री की संख्या 360 को 24 से भाग किया तो ये कितनी आई, 15 डिग्री आई, ठीक है। 15 डिग्री आई, 24 से भाग करने पर 15 डिग्री निकला। तो चूंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो इसलिए 15 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है। कैलकुलेशन तो आती होगी यार इतनी तो इसलिए 1 डिग्री इक्वल टू 60 को फिर 15 से भाग किया तो 4 मिनट, तो 1 डिग्री हो गया आपका 15 चौका 60। 1 डिग्री जैसे किसी देश में, जैसे कि मैं थोड़ा नीचे समझा देता हूं कि ये जो आपकी क्या थी, 0 डिग्री देशांतर प्रमुख यमोत्तर, ये लाइन है, ये आप याद कर लेना, ठीक है। जैसे यहां पर बज रही है आपके 12 AM हो रहा है, और जैसे ही आप 1 डिग्री इधर गए, ठीक है, 1 डिग्री इधर गए, तो क्या हुआ यहाँ पर कितना, 1 डिग्री 4 मिनट का असर हो गया, मतलब 4 मिनट, यहाँ कितने हो गए फिर 12 4 कितना AM। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर गए, ये तो पूरब था और ये है पश्चिम। अगर आप इधर की तरफ जाओगे तो 1 डिग्री पर 4 मिनट घट जाएगा टाइम, ठीक है। क्योंकि भाई GMT जो यहाँ पर है ना, वो 0 डिग्री ग्रीनविच जो लाइन है यहाँ पर है वो, तो इसी के माध्यम से चलेंगे। और 1 डिग्री पर 4 मिनट कम कम टाइम हो रहा था, 11 या 11:56 PM। ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, 11:56 PM। AM इधर, इधर आगे है, इधर पूरब है, ठीक है। इधर क्या आपका पश्चिम है। तो आपको आशा करता हूँ ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल आराम से समझा रहा हूं। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो भाई फिर तो 5-6 बार पढ़ो या क्लास लो और आगे बढ़ो, ठीक है। अभी तक भी समझ में नहीं आई ये चीज, इतना बढ़िया तरीके से समझा रहा हूँ। जब हम पूरब की ओर 1 डिग्री चलते हैं, और नीचे भी मैंने लिख रखा है, तो समय 4 मिनट आगे हो जाता है। और दूसरी ओर जब हम पश्चिम की ओर चलते हैं तो 1 डिग्री चलते हैं तो समय 4 मिनट पीछे हो जाता है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बस यही है, इधर 4 मिनट आगे हो जाएगा आपका, इधर 4 मिनट माइनस हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये चीज समझ में आ गई, क्लियर पॉइंट हो गए होंगे इस सभी के। तो नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने, भारत मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारत एक विशाल देश है और इसका देशांतरीय प्रसार काफी बड़ा है, इसलिए असम के डिब्रूगढ़ और गुजरात के द्वारका में होने वाले सूर्योदय के समय 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। जैसे कि हमारा जो गुजरात का द्वारका है, गुजरात, जो कि आपके किस की तरफ पड़ेगा, पश्चिम की तरफ, और जो डिब्रूगढ़ है जो असम की तरफ पूर्व की तरफ पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में 1 घंटा 45 मिनट का अंतर मिलता है, ठीक है। तो भारत को भी एक अपना स्टैंडर्ड टाइम चाहिए था, इसलिए उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया, जो कि मैं बताऊंगा। लेकिन समय सारणी के
आसान बनाने के लिए पूरे देश के लिए एक मानक समय की जरूरत हुई जो IST कहलाई। भारतीय मानक समय को 42.5 डिग्री पूर्व की ओर आधार पर रखा गया। यहाँ पर देखो मैं बता देता हूँ, इसमें ये हमारा भारत है, अब ये पश्चिम की तरफ है, पूर्व की तरफ है, इसलिए 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है हमारा भारत। ठीक है, अब देखो इसीलिए तो आगे है हमारा भारत, किससे? इंग्लैंड से। ठीक है, उस ग्रीनविच रेखा से। हाँ, नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो जैसे कि 82.5 डिग्री पूर्व के आधार पर रखा गया है, तो 82.5 डिग्री गुना 4 क्यों किया? क्योंकि 1 डिग्री पर 4 मिनट टाइम बढ़ रहा पूर्व की तरफ, तो उसी प्रकार ये देख लो 82.5 डिग्री गुना में 4 बराबर 330 मिनट को 60 से भाग किया तो 5 घंटे 30 मिनट हमारा भारत किससे आ गया है? इंग्लैंड की ग्रीनविच जो रेखा लाइन है या प्रमुख यमोत्तर लाइन है उससे आगे है। ग्रीनविच की तुलना में भारतीय मानक 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है, इसलिए ये जो आपको दिख रहा है मैप में, ये ग्रीनविच सॉरी अपनी भारतीय मानक समय है। ठीक है, अब ये आपको बताना है कि जो ये हमारी भारतीय मानक समय है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये किस किस राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, बस इन कमेंट मुझे ये बता देना। नोट एक चीज और पढ़ लेना कि रूस जैसे देशों में 11 समय क्षेत्र है, हमारे भारत में तो एक ही है। रूस देशों क्षेत्रों में 11 समय क्षेत्र, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम के अंतर्गत, CTET वालों जान लो। संयुक्त राज्य अमेरिका में 9 समय क्षेत्र है और पूरी तरह का और ये पूछा गया है पूरी पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया, ये SSC में पूछा गया था। ठीक है, पूरी पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है और हर समय क्षेत्र का प्रसार 15 डिग्री देशांतर है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे टॉपिक मैंने क्लियर कर सके इसके अंतर्गत। ठीक है, आशा करता हूँ हर चीज को मैंने जैसे एनालिसिस किया है आपके समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसी के साथ मेरा ये चैप्टर जो कि सेकंड था, अच्छी तरीके से पूरी एनर्जी से मैंने पूरा समझाने की कोशिश की, डीपली वाइज जहाँ डीपली जाना पड़ा वहाँ डीपली गया हूँ और आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन आपके सामने। पर्सन नंबर 1, सेकंड चैप्टर है। ठीक है, पृथ्वी के लघु प्रतिरूप को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का जो लघु प्रतिरूप है, पृथ्वी को छोटे रूप में क्या चीज दर्शा रही थी? मानचित्र, ग्लोब, भूगोला, अक्ष। ग्लोब था, शुरू में था ये आंसर। ठीक है, यही पूछा गया है, कुछ कोई और भाषा नहीं है इसमें। लघु का मतलब छोटा रूप। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पृथ्वी के ध्रुवों की संख्या कितनी है? सिंपल है, 2। कितनी है? कौन कौन से ध्रुव है? ये आप क्वेश्चन कमेंट में बताना। पर्सन 3 है, ग्लोब के 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा, देशांतर रेखा थी, कर्क रेखा थी, मकर रेखा थी, विषुवत। ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांट रही है, बराबर भागों में। ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन मत हो जाना कि देशांतर वो या विषुवत वरु। यहाँ विषुवत रेखा इज द राइट आंसर, इक्वेटर लाइन है वो आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विषुवत रेखा से ऊपर वाले भाग को जाना जाता है? सिंपल है, उत्तरी गोलार्ध, ऊपरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। अरे ऊपरी गोलार्ध मत भर देना, उत्तरी गोलार्ध इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विषुवत रेखा से नीचे वाला भाग क्या जाना जाता है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी गोलार्ध। इन कमेंट मुझे बताओ इसको, जिन जिन को मैं पूछ रहा हूं ना, जिस बच्चे ने मेरी क्लास ली है वो अच्छे तरीके से हर क्वेश्चन को जवाब दे रहा होगा और जो मैं पूछ जो मैंने पूछी है आपसे उसका कमेंट में जवाब देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर्सन 6 है जो कि विषुवत वृत्त कितने अक्षांशों को दर्शाती है? जो विषुवत वृत्त है कितने अक्षांश को दर्शाती है? 0 डिग्री। ठीक है, इसको काट देना, 0 डिग्री को दर्शाती है। ठीक है, हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विषुवत रेखा समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, विषुवत रेखा या उपरोक्त सभी। जो विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई है, अब विषुवत रेखा कौन सी थी आपकी जो लेटी पड़ी 0 डिग्री इक्वेटरी, वो उनको कहा जाता अक्षांश। कारक रेखा का अक्षांश कितना? 23.5 डिग्री। ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, यहाँ कर लेना 23.5 डिग्री। ठीक है, 1/2 उत्तर में स्थित है ये, और मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ दै भी दे रखा, दक्षिण भी दे रखी है। ठीक है, इसको ठीक कर लेना। ये
23.5 डिग्री उत्तर में है। मकर रेखा का अक्षांश ये आपको दक्षिण में, ठीक है, इनको ठीक कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। अब उत्तरी ध्रुव वृत्त का अक्षांश क्या है, यहाँ ये थोड़ा सा मैंने आई थिंक यहाँ पर क्वेश्चन थोड़े लगाने रखे। हाँ, उत्तरी ध्रुव ये भी आपका 1/2 है, ये भी 1/2 होगा, ठीक है, इन सभी को कर लेना, सॉरी इसके लिए। उत्तरी ध्रुव वृत्त को अक्षांश कितना है, कितना अक्षांश है, 66.5, जीरो, साढ़े साढ़े ये अलग है, ये तो गलती हो जाता है आपका, 66.7 दे रखी है, 90 डिग्री उत्तर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 66.5 डिग्री उत्तर में। उत्तरी ध्रुव वृत्त का पूछा है मेरे भाई, दक्षिण वृत्त आपका 66.5 डिग्री दक्षिण में, ठीक है। ये सारी क्लासेस आपकी यहीं थी और मेरी आई थिंक क्लास समाप्त होगी। हाँ, मेरी क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, इसी प्रकार से इसी एनर्जी के साथ हर क्वेश्चन को इसी तरीके से एनालिसिस करता चलूंगा, हर क्लास को हर क्वेश्चन के आंसर को भी ठीक तरीके से मैं ऐसे ही एनालिसिस करता चलूंगा सब्जेक्ट वाइज, ठीक है मेरे भाई, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो आपको, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, ये मेरा फ्री कोर्स है भाई, और फ्री कोर्स फिर चलाऊंगा मैं, ठीक है, जैसे ये कोर्स चल रहा है ऐसे आगे तक चलाता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बता दो कि जीके की जंग अमित सर के संग, जो कि जीके का कोर्स है, ये जो कोर्स है आपका फ्री है बिल्कुल, ठीक है। इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ, नमस्ते, राम राम, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।